नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है खतरे में विधायकी, शिकंजे में भारती। दतिया एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हुई 2023 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, स्टालवर्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी भारती साहब रहे और राजेंद्र भारती एक बड़ा नाम बन गए फिर 2023 में, जब उन्होंने 8,000 से अधिक मतों से डॉक्टर मिश्रा को हराया। लेकिन इसी बीच एक पुराना मामला जो करीब करीब 3 दशकों से उनका पीछा कर रहा था, जब वो सहकारी बैंक के चेयरमैन थे और उन्होंने अपनी माताजी के नाम एक एफडी को, जो आरोप उन पर है और जिसको गिल्टी उनको पाया गया कि उन्होंने वो एफडी गैर कानूनी तरीके से नियम विरुद्ध जाते हुए लगातार उसकी अवधि बढ़ाते हुए और ब्याज का जो आकलन भी किया गया वो भी गलत तरीके से करके वो उससे फ़ायदा लेते रहे। और आखिरकार ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी ले गए वो, और तमाम जगह भी ले गए, लेकिन हाई कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में मुझे पक्षपात की आशंका है। तो ये दिल्ली गया, सांसद और विधायक जो कोर्ट है वहाँ, और वहाँ उन्हें दोषी ठहराकर 2 अलग अलग मामलों में जो धोखाधड़ी से जुड़े 2 साल और 1 साल, यानी कुल मिलाकर उन्हें 3 साल की सज़ा की जो बात है। और उसने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत, बीजेपी की सियासत, दोनों में एक हलचल, रिपल्स, लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस अपना वही पुराना आरोप दोहरा रही है कि ये एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी है उसके जनप्रतिनिधियों के ख़िलाफ़, और बीजेपी का कहना है कि भाई गलती करें आपके जनप्रतिनिधि और कोर्ट उन्हें सज़ा सुनाए तो इसमें बीजेपी की कहाँ गलती है। तमाम बड़े मसले हैं। चूँकि राज्यसभा चुनाव भी है, इसलिए ये सवाल फिर खड़ा हुआ है। 60 दिन का समय है राजेंद्र भारती के पास कि वो हाई कोर्ट से स्टे लाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन क्या इस दौरान वो वोटिंग राइट उनके पास रहेगा, नहीं रहेगा, इस पर भी बंसल न्यूज़ ने एक्सपर्ट से बात की है। तमाम मसले हैं, लेकिन पहले सुनिए हमारी ये रिपोर्ट, देखिए और सुनिए, उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलते हैं। 27 साल पुराना मामला, एफडी घोटाले का आरोप और अब अदालत का फैसला। जी हां, दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, लेकिन सजा ने उनकी विधायकी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले में एक बैंक कर्मचारी समेत बाकी सह आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। कुल मिलाकर केस का दायरा बड़ा है और इसका असर भी गहरा होता दिख रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी उबाल मारती दिखी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट में अपील के लिए 60 दिन का समय मिला है। उन्होंने वहां से राहत की उम्मीद जताई। साथ ही पीसी शर्मा ने बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराध करें कांग्रेसी और आरोप लगाएं बीजेपी पर। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। ये एक एक करके कांग्रेस के वोट राज्यसभा के हिसाब से कम कर रहे हैं, लेकिन ये सफल होंगे नहीं। हमको माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है और इसमें जमानत भी अभी मिली है और रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। इसमें 2 महीने का समय दिया है और भारती जी राज्यसभा के चुनाव में वोट डाल पाएंगे, ये स्थिति पैदा होगी। निश्चित तौर पर रिलीफ वहाँ से मिलेगा। इनका षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का फेल होगा। देखिए, अपराध करें कांग्रेसी, सजा सुनाए कोर्ट और आरोप लगाओ भाजपा पर। तमाम प्रकार के अपराध करने वाले कांग्रेसी नेता विधायक को कोर्ट निर्णय सुना रही है और उसमें ये सजा पा रहे हैं। अब केवल खींच मिटाने के लिए आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आत्मावलोकन करें तो उचित होगा। विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि किसी भी सदस्य को 2 साल से ज्यादा सजा होगी तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपील में स्टे नहीं मिला तो विधायकी भी जाएगी।
जो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि किसी भी यदि माननीय सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की यदि सज़ा होती है तो वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। लेकिन उसमें यह है कि यदि सज़ा को उच्च न्यायालय ने या ऊपर का जो कोर्ट है उसने यदि सज़ा को स्थगित कर दिया तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन उस समय के लिए स्थगित हो जाती है। अगर अपील का अवसर नहीं मिलता तो स्वतः ही विधायक की चली जाती है। लेकिन अपील का चूँकि जैसा आप कह रहे हो कि न्यायालय ने ही कहा है कि आप अपील में जा सकते हो, तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपना जो निर्णय है उसको हो सकता है स्थगित करके अपील का एक अवसर दिया है। अब पूरा मामला हाईकोर्ट की चौखट पर जाएगा। राजेंद्र भारती के पास अपील के लिए 60 दिन का वक्त है। अगर हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिल जाता है तो उनकी विधायकी बच सकती है, लेकिन अगर राहत नहीं मिली तो नियम साफ है, कुर्सी जा सकती है। कुल मिलाकर 27 साल पुराना केस राजनीतिक और कानूनी परीक्षा बन गया है। राजेंद्र भारती के लिए ये सिर्फ सजा का मामला नहीं है, उनके लिए ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। आपने देखा कि किस तरह से मुश्किलें कांग्रेस की एक के बाद एक बढ़ रही हैं, और इसी में राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस की धड़कनें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये संयोग ही है कि इसके पहले मुकेश मल्होत्रा और मुकेश मल्होत्रा के बाद अब ये जो मसला राजेंद्र भारती का है, ये और कांग्रेस की एक जो विधायक हैं टेक्निकली आप कह सकते हैं, निर्मला जी बीना से जो हैं, उनकी संबद्धता हमेशा सवालों के घेरे में है, और 1-2 विधायकों के लिए और भी कुछ बातें उठती रही हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में एक मनोवैज्ञानिक झटके के लिए बीजेपी अटेम्प्ट करेगी, राज्यसभा इलेक्शन को एक रण बनाएगी? पहले हमारे सवाल देख लीजिए। 3 साल की सज़ा के बाद भारती की विधायकी जाएगी या एचसी से राहत मिलेगी, ये तो कानून का जो मंदिर है हाईकोर्ट वही तय करेगा। क्या कांग्रेस मुद्दे को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर सियासी रंग दे रही है? क्या 27 साल बाद आया फैसला टाइमिंग पर सवाल खड़े करता है? ये भी हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं। गुलरेज शेख हैं हमारे साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, उनका भी इस्तकबाल है, लंबे समय बाद दीदार है उनका। और भी कांग्रेस के साथी कुछ ही देर में हमसे जुड़ेंगे। कुछ ट्रैफिक की मुश्किलात हैं और हमारे दफ्तर के पास की सड़क भी अभी जो है वो बन रही है, तो थोड़ी गाड़ी लाने में कठिनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले दिनेश जी से एक टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप ये कांग्रेस का ये आरोप? आप कितना इसमें दम देखते हैं कि भैया ये षड्यंत्र हो रहा है, राज्यसभा चुनाव है, हमारे साथियों को खींचने की, उनको हैरास करने की कोशिश है, पार्टी को परेशान करने की कोशिश है, और राज्यसभा चुनाव तो है ही सामने, वो तो एक चुनौती है ही। जी देखिए, नियति तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा जी। और जब कोर्ट में केस था और आपको लग रहा था कि षड्यंत्र हो रहा है, तो आप टाइमिंग को आप भी मैनेज कर सकते थे, आपके पास भी मौका था कि आप थोड़े दिनों के लिए उसको आगे ले जाते आप। लेकिन चूंकि इतना पुराना केस है जिसमें 3-13 बहुत सारे हुए हैं, तो कोर्ट ने कोई फैसला ऐसे तो दिया नहीं होगा। प्राइमा फेसी एविडेंस होंगे, तब उसके बाद उन्होंने लंबी सुनवाई के बाद, तर्क वितर्क के बाद ये फैसला दिया है। अब राज्यसभा चुनाव के समय आया है तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक के बाद एक 2 फैसले तो आ चुके हैं जी। तीसरे फैसले पर अभी निर्मला सप्रे को लेकर आप डाउट है, तो अभी भी कांग्रेस के पास जो है वक्त है कि वो संभल जाए, क्योंकि जो कंफर्टेबल पोजीशन में तो है कि वो एक सीट जीत सकती है जी। लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं पर वो गौर करे। जो मार्च 2020 की स्थितियां थी वो फिर से ना बने, उसके लिए वो किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह की राजनीतिक जो उसको, यदि कहीं कोई कंपनसेशन है, कहीं कुछ है, तो उसको वो किस तरह से मैनेज करती है। उसको एक मौका है, ये जो भी हाई कोर्ट का उस कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर एक मौका है कि वो संभल जाए। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है राज्यसभा चुनाव का, और जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या परिस्थिति बनेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि कोशिश तो करेगी भारतीय जनता पार्टी कि एक इंडिपेंडेंट कोई कैंडिडेट आए, और कांग्रेस के भीतर जो असंतोष है वो उसका लाभ उठाकर तीसरी सीट भी अपने पक्ष में कर ले। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए गुलरेज शेख साहब का रुख करते हैं।
गुलेर साहब, कांग्रेस का ये कहना है, आरोप है कि आपका षड्यंत्र है, यानी बीजेपी का षड्यंत्र है ये। खैर बीजेपी ने उसका जवाब भी दिया है कि गलती करें आपके जनप्रतिनिधि, कोर्ट सज़ा सुनाए और आप तोहमत हमारे ऊपर मढ़ दें कि साहब ये तो आपने किया है। बात सही है। कैसे देखती है बीजेपी इसको और क्या कहना है बीजेपी का? जी गुलरेज साहब। शरद जी, जो कांग्रेस का राज हुआ करता था वो तो घपले घोटालों का और षड्यंत्रों का ही राज हुआ करता था। और ये 27 साल पुराना मसला है जिसमें दिग्विजय सिंह जी की सरकार के कालखंड का है कि बैंक में डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी करी, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके 3 साल की एफडी का 15 साल का दिखा दिया और भुगतान ले लिया आपने बैंक से। मतलब सरकार को भी आपने चूना लगाया, आपने गलत डॉक्यूमेंट भी बनाए, आपने फॉर्जरी भी की और फिर उसके बाद आप बीजेपी के ऊपर बातें कर रहे हो। तो कांग्रेस के शासनकाल का घोटाला हुआ, षड्यंत्र हुआ और ये महोदय भारती जी उस बैंक के चेयरमैन थे उस समय, तो उस पर बीजेपी कहाँ आती है बीच में। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मुझे खुशी होगी शरद जी की अगर कांग्रेस अपनी प्रवक्ता को आज नहीं भेजे, लेकिन कांग्रेस भेजेगी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी का कोई नेता इस प्रकार का होता भारती जी की जगह, तो मैं आपको कह सकता हूं बतौर प्रवक्ता मध्य प्रदेश भाजपा कि हमारी पार्टी प्रवक्ता को नहीं भेजती, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर होता, हमारा पॉलिटिकल मैटर नहीं होता। लेकिन चूंकि कांग्रेस हर जगह पर अपने प्रवक्ताओं को भेज रही है, तो ये लगता है कि ये कांग्रेस और भारती जी और ये घपला घोटाला सब हैंड इन ग्लोव है, ये सारे चोर एक हैं। और मैं तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से भी ये पूछूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ये इस पे कांग्रेस की क्या राय है। तो क्या कांग्रेस उनके समर्थन कर रही है या अपना या इसको उनका निजी मसला बता रही है? चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवादल कांग्रेस के महेंद्र जोशी जी। महेंद्र जी, आपने सुनी बात बीजेपी की, वो तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो जाना ही नहीं होता। खैर वो एक उनकी राय है। मुझे लगता है हम ऐसा समझते हैं कि अपनी राय तो अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष पार्टी का ज़रूर सामने आना चाहिए। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति पार्टी से जुड़ा है, तो जाहिर तौर पर पार्टी का एक व्यू तो सामने आना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? जी। सभी को नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ा विलंब हुआ आने में। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी न्याय व्यवस्था पर हमको पूरा विश्वास है। न्याय व्यवस्था ने किसी एक कोर्ट में एक फैसला हुआ, कोई बात आई, स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक न्याय की पहली परिभाषा ये है कि व्यक्ति को जब तक अंतिम दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए। अब ये इनके जो मन में लड्डू फूटते हैं भाजपा के, आपने घटनाक्रम, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मोबाइल पर आपको सुन रहा था, ये सब एक के बाद एक जो घटनाक्रम है, ये अचानक ऐसा संयोग बनता है कि उधर मल्होत्रा जी की बात होती है, मुकेश मल्होत्रा की, या फिर राजेंद्र भारती जी की बात होती है, या निर्मला सप्रे जी की बात होती है। जो भी होता है, कहने का आशय ये है कि इनके मन में स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक दलों के बीच में कोई बात आती है, राजनीतिक व्यक्तित्वों के बीच कोई बात आती है, तो इसके बारे में इनमें किसके राजनीतिक निहितार्थ क्या किया जा रहा है, इस पर विचार होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे राज्यसभा के मेंबर के बारे में या जो भी बातें कह रहे हैं, उन्होंने एक शब्द बड़ा गलत इस्तेमाल किया था, जो मैं समझता हूं कि हमारी मर्यादा की भाषा का नहीं है। आपने चोर शब्द इस्तेमाल किया है। अगर एडीआर की रिपोर्ट अगर आप देख लेंगे तो गुलशेर भाई, मेरा मानना यह है कि तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख, और मेरे तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, ये प्रकार की बातें कम से कम हमको, आपको, हम जिम्मेदार जगह पर बैठ के जिम्मेदार बात कर रहे हैं। क्या अंतिम फैसला हो गया? अगर ये निकला तो 26 से 30% भारतीय जनता पार्टी के संसद में और ये माननीय जितने बैठे हैं, इन सबको आपने निकाल के बाहर क्यों नहीं किया? आप कहते हैं हम आते नहीं। अरे जब आपके मन में अगर कोई चोर है, हम तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हमारे पार्टी का सदस्य है, अगर उसके साथ में कोई भी अगर कोई दोष सिद्ध होगा तो मैं कह रहा हूं आपको, हमारी पार्टी पहली बात कहती है हम न्याय के साथ, संविधान के साथ हैं। लेकिन अगर राजनीतिक
विंडिक्टिव भाव से अगर किसी को प्रतिशोधात्मक राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लगायत मध्य प्रदेश तक हर स्तर पर आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप लोगों ने वो सारे काम किए हैं जिनके ऊपर कोई भी साधारण व्यक्ति भी एक क्विक रिएक्शन लेता हूं। गुलरेज साहब जल्दी बोल लें, फिर मैं दिनेश जी की तरफ रुख करूंगा। जी शरद जी, इन सब चीजों में जब कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और मनी एक ऐसी चीज होती है जो अपनी ट्रेल छोड़ती है, तो इसमें मनी ट्रेल डेफिनेटली मिला है। वो उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी अंतिम निर्णय आना है, वो उस पर नहीं कह रहे कि साक्ष्य क्या थे क्या नहीं थे। जी भाई साहब, अंतिम निर्णय भी आएगा तो ये इसी प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि इनकी आदत है जितने चोर उचक्के होते हैं, जितने भ्रष्टाचारी, मुझे लगता है भाषा का संयम थोड़ा हम रखें। गुलरेज साहब, गुलरेज भाई अदब की भाषा में आप अगर इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, मैं आपको कहता हूं मैं फिर भी कांग्रेस की संस्कृति के अनुरूप मैं इस प्रकार की मर्यादाहीन भाषा नहीं करूंगा। आपसे उम्मीद करते हैं सबसे पहले आपके चाल चरित्र चेहरे का जो आपने ढकोसला रखा है उसकी थोड़ी बहुत मर्यादा रख लें। नहीं, आप विशुद्ध मर्यादाहीन हैं, ये डिबेट है, ये आप जैसे स्तरहीन लोगों के। गुलरेज साहब समझता हूं। गुलरेज साहब, मेरी गुजारिश है, देखिए मेरा कहना है कि अदालतों में मसले हैं और ये हम अदालतों पे छोड़ दें, हम अदालत ना हो जाए, आने दीजिए। और उसके बाद भी मेरा कहना है कि मेरी गुजारिश है, आप बड़ा अदब के शहर से हैं, आप बड़ी शीरी ज़ुबान है उर्दू, आप उसको बड़ी शाइस्तगी से आप उस ज़ुबान से वाकिफ़ हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारे पास जब शब्द हैं, अल्फाज हैं, तो इन शब्दों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं लौटूंगा आपकी तरफ, आपकी मुस्कुराहट ने मुझे इत्मीनान से भर दिया कि हाँ, हम सब बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। दिनेश जी, ये तो सही बात है कि ये एक संयोग है कि ठीक है, पॉलिटिकल बयानबाजी है, कांग्रेस की तरफ से भी अगर ये बात आती है कि कॉन्स्पिरेसी है, तो इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी होगी समझा जा सकता है। सवाल ये है कि अब आप इसका माकूल जवाब दीजिए। अगर आपके पास ठीक तरीके से दलीलें हैं और आपके पास साक्ष्य हैं तो आप जाइए, आपके पास विवेक तनखा जी हैं, कपिल सिब्बल साहब भी हैं, खड़े होते हैं, आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी साहब भी हैं, आपके पास एडवोकेट्स की, और कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई से एडवोकेट्स की पार्टी है, तो आप अब लड़िए उसमें, बजाय इसमें कि आरोप प्रत्यारोप में सियासी उलझे आप। देखिए, कई बार जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अलग दिशा में ले जाती हैं। आप दतिया से केस यदि दिल्ली ले जाते हैं तब आपने ये थोड़ी सोचा था कि दिल्ली में भी फैसला आपके खिलाफ आएगा। ये तो न्यायपालिका है, जो जज बैठे हैं, जो उन्होंने लगा कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, उन्होंने फैसला दे दिया। आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और आप इस केस को आगे भी 20 साल लड़ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं हमेशा, क्योंकि न्यायपालिका है, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक नहीं होता। लेकिन अभी की परिस्थितियाँ क्या हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं? भाई, मुकेश मल्होत्रा को कंडीशनल स्टे मिलता है कि आप राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेंगे। जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो कोई भी राजनीतिक दल होता है, एक असुरक्षा का भाव उसके अंदर आता है, और ये भाव अतीत से भी आता है, क्योंकि अतीत का जो घटनाक्रम है वो आज कांग्रेस को लग रहा है कि हो सकता है फिर वो 6 साल बाद यहाँ दोहराया जाए एक राज्यसभा की सीट के लिए। एक कहीं ना कहीं राजनीतिक ज़रूरत तो रहती है भारतीय जनता पार्टी को कि राज्यसभा में उसका बहुमत रहे, और ये जितने घटनाक्रम हैं उसी बहुमत के लिए होते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के लिए स्वाभाविक तौर पर उनको राजनीति दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सच है कि केस पुराना है और फैसला अब आया है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि एक साइकोलॉजिकल, कहीं एक फियर साइकोसिस या एक कांग्रेस के मन में ये बात है, क्योंकि 2018 कहीं एक फांस की तरह चुभा है। गुलरेज साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह 2018 के बाद का घटनाक्रम हुआ, 20 में सरकार गिरी कांग्रेस की, और उसके बाद भी बड़ी संख्या में कांग्रेस से बड़े बड़े नाम भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। तो जाहिर है आप भी समझ सकते हैं ये बात, आप भी इंसान हैं और जज्बातों से भरे हैं, आप भी बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं और आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से वाबस्ता हैं, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या उनके जज्बात क्या होंगे। बहरहाल, राजनीति में जज्बातों की कितनी कद्र है यह आप और हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन जाहिर है ये एक लड़ाई है, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आगे हो भी सकती है, तो वो भी सियासत है। जी देखिए, आपने जज्बातों की बात की,
तो जज्बातों के कारण ही मैं इतना बोल रहा था, क्योंकि जोशी जी को देख के मुझे थोड़ा दुख हुआ कि कांग्रेस के सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो फॉर्जरी किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्री ट्रेल है, उसके समर्थन में कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए जज्बाती हो गया था। मैं भी कहीं ना कहीं नैतिकता में भी चाहता हूं कि राजनीति में पल्लवित हो, पुष्पित हो। जहां तक के बात है, देखिए ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है कि जब ये केस हुआ था तब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। उस तथाकथित जो बैंक थी, उस बैंक के अध्यक्ष भी श्रीमान भारती जी थे। तो उसमें बीजेपी का क्या हाथ होगा? जिस हाथ ने ये सब काम किया है, जिस हाथ ने फॉर्जरी की, जो हाथ उस कुर्सी पे बैठा था, उसी हाथ को तो आज सजा दी है कोर्ट ने। उसके बावजूद भी अगर आप बीजेपी के ऊपर आक्षेप लगाओगे तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। जी चलिए, मैं लेकिन आपने जो बात की नैतिकता की, और तो राजनीति में नैतिकता, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नामचीन शायर का जो मुझे बड़ा पसंद है, तो नैतिकता राजनीति में कैसी है उसको जरा इन अल्फाजों से समझिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी साहब की ये बड़ी चर्चित शेर है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो देर होती है और देर होनी नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए की तरह राजनीति में कभी वो दौर भी लौटेगा जिस दौर के वाकिफ़ हम सब यहाँ बैठे लोग भले ही ना हों, लेकिन आज़ादी के पहले और आज़ादी के चंद बरसों तक कहा जाता है कि वो दौर रहा। बहरहाल जोशी जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं गुलरेज साहब की उन्हें बड़ी हैरत है, क्योंकि आपकी तारीफ़ भी है इसमें कि आप अलंबरदारी करते हैं नैतिकता की। सेवा दल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा उसूलों की बात करता है। आप कैसे आ गए यहाँ? आपने मुनीर नियाज़ी साहब की शेर पढ़ा है। मैं बीजेपी को एक शेर उनके नज़र करता हूँ, उसका ख्याल करें कि न दामन पे कोई दाग, न दामन पे कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये इस तरीके से ईडी का, सीबीआई का, पूरे हिंदुस्तान की स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से पॉलिटिकल विंडिक्टिव एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है। आप एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण देखो बंधु, आपने मेरी तारीफ करी है तो मैं आपकी तारीफ में बताता हूं। निर्मला सप्रे जी कौन सी पार्टी की मेंबर हैं? इस विषय पर अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जब तक भारती जी अपनी अंतिम लड़ाई, अगर वो जीतते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हारते हैं तो हम पहले व्यक्ति होंगे जो कोर्ट के न्याय के साथ में खड़े होंगे। लेकिन आप लोगों ने दरअसल अब इन बातों पर से भरोसा पूरी तरह उठा दिया है कि अगर आप जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं, मान के चलिए जितने लोग आपके यहाँ पर जा रहे हैं, आपने जो बहुत सारे अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो जनाब वो स्वर्गीय अजीत पवार साहब, छगन भुजबल, वो हेमंत विश्व शर्मा, ये सारे महापुरुष आप यहीं से ले गए जिनके बारे में आप बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। इस विषय पर अपना ध्यान दें। आपने कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति की सारे मापदंडों को परिवर्तित कर दिया है। आप या तो माई वे रहें या हाईवे हो जाएं। आप हमारे साथ रहेंगे तो आप सुरक्षित हैं, और अगर नहीं रहेंगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे। ये भाव आपका है और सर्वमान्य रूप से ये मान्यता स्थापित हो चुकी है बंधु। ये केवल मैं नहीं कह रहा, दबे छुपे स्वर में सारे भारत में इस बात को माना जाता है। लेकिन जोशी जी ये भी आपको समझना होगा कि जो लोग आपके यहाँ हैं जी, उनके पिंड कितने मजबूत हैं। प्रलोभन, चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर भी एक लाइन में बोल देता हूं, आप भी हैं, इसी पार्टी में हैं। मैं और ऐसा नहीं मानता मैं कि प्रलोभन आपके सामने नहीं होंगे। कल के एक प्रवक्ता महोदय आप ही के चैनल पे कह रहे थे हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, तो मैंने उस बात को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया कि आप मूल्य के आधार पर जिसको चाहते हैं खरीद लेते हैं। आपकी मूल्यों की राजनीति की यही परिभाषा। देखिए, कांग्रेस में भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जोशी जी। आप बहुत संजीदा राजनेता हैं कि जहां ये चीजें हुई हैं तो इसको सियासत के तौर पे देखें। लेकिन हाँ, आपके यहाँ ये क्यों हुआ? बीजेपी जब मुश्किल दौर में थी 93 से 2003 के पहले, उनके यहाँ तो ये नहीं हुआ कि एक बड़ा तबका शिफ्ट हो गया कांग्रेस में। लगता है एक बहुत सारी बात को मैं अभी बाल कवि बैरागी की 2 लाइन कहता हूं। चलिए कह दीजिए जी।
वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, मैं उसका एक अंश पढ़ा। हाँ, एक जी। वक्त आने पर मिला ले हाथ जो अंधियार से, संबंध उसका कुछ नहीं है सूर्य के परिवार से। चलिए, ऐसे दल बदलुओं को न हम कदर करते थे न है, वो तुमको मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। गुलरेज साहब जी, बहुत कम वक्त है, संक्षेप में जी। तो देखिए, मैं एक सेकंड के लिए डेविल्स एडवोकेट बनने को तैयार हूं, और मैं ये कहूंगा कि आप कहते हो कि सीबीआई और ईडी ये सब चीजों का मिसयूज होकर ये सब हो जाता है। मैं तो कहता हूं अगर हुआ भी तो आपके नीचे कुछ ना कुछ दाग थे, कुछ रेले थे, तभी तो हो रहा है ना। आपके अगर लोग साफ पाक होते, स्वच्छ छवि के होते, भ्रष्टाचारी नहीं होते, षड्यंत्रकारी नहीं होते, देशद्रोही नहीं होते, तो कोई उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता था। सीधे मैंने जो नाम लिए उनके बारे में कुछ कहेंगे? मैंने जो नाम लिए उन आदरणीय के बारे में कुछ एक एक शब्द कह दें उनके सम्मान में। आपके पास मैं आपको एक बात, चलिए इस पे फिर कभी डिबेट कर लेंगे। अगर आप जैसे हम लोग नेशनल हेराल्ड जैसे केस में आपके बड़े बड़े नेताओं को कॉलर पकड़ के कोर्ट में ले गए, आप भी ले जाइए कुछ हो तो। चलिए नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो मैं आप दोनों को बहुत शुक्रिया कहूँगा कि एक ऐसे मसले पर जहाँ बहुत तकरार हो सकती थी, जहाँ शब्दों का एक युद्ध छेड़ा जा सकता था, वहाँ आप दोनों ने बहुत संजीदगी से बात की है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज फिर डिबेट के एक लेवल को आप लोगों ने सेट किया है। दिनेश जी को शुक्रिया करूँगा हृदय से कि जहाँ बात जब होती है कविता से, शायरी से, मन के भावों को व्यक्त किया जाता है, तो लगता है कि हाँ, हम एक ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सही है, आप दोनों राजनीति में जनता के लिए हैं। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, और ये गलतियां होती हैं तो उनकी सज़ा भी मिलती है। और ये सज़ा पर कॉपीराइट न बीजेपी का है, न कांग्रेस का है, न समाजवादी पार्टी का है, न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है। जहां भी दंड होगा, इस देश में तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी कोर्ट्स ने एक्शन लिया है, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र हैं, हमारे आसपास पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन हम बड़ी शांति से आगे बढ़ रहे हैं। ना कांग्रेस के हाथ में पत्थर है, न बीजेपी के हाथ में पत्थर है, और मुल्क में चैनो अमन है, जबकि दुनिया हिली है। ये बहुत बड़ी बात है साहब, और मैं दुआ करता हूं और विश करता हूं कि ये मुल्क, ये देश इसी तरह आपके साथ, आप दोनों के साथ आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।